नमस्कार, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। आज फिर पढ़ो एंड पढ़ाओ सीरीज के तहत वंदना जी हमारे साथ हैं। अब इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, जुडिशरी की तैयारी कर रही हैं। आज इनके सामने एक बहुत बढ़िया सा सवाल रखेंगे, इनसे जानेंगे उस क्वेश्चन के बारे में, इनके क्या कानूनी पोजीशन के। अक्सर आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ सीक्रेटली या अदरवाइज भी कुछ बातें होती हैं जो बाहर नहीं निकल पाती हैं, और एक हस्बैंड अपने वाइफ को इस भरोसे अपनी बात बताता है कि बाहर तक बात नहीं जाएगी। अब हमारा सवाल ये है कि ये जो आपस में बातचीत होती है, जो हस्बैंड या वाइफ आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कानून के मुताबिक ये कितने प्रोटेक्टेड है, इसका इस्तेमाल क्या किया जा सकता है, कब वाइफ या हस्बैंड को इसमें प्रोटेक्शन मिलेगी और कब इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आइए वंदना जी से इस बारे में पूछते हैं, लॉ है क्या, कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में। नमस्कार वंदना जी। नमस्कार सर। थोड़ा सा बताइएगा हमारे व्यूअर को जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को कि आखिरकार कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ कहाँ तक ये प्रिविलेज जो है प्रोटेक्टेड है, इसका रिलेटेड लॉ क्या है। जी देखिए, हमारे कानून के अंदर जी सर्टेन रिलेशनशिप जो हैं उनको प्रोटेक्टेड किया गया है। जी कि उन रिलेशनशिप्स के अंदर जो भी कम्युनिकेशंस होती हैं, जो भी बातें होती हैं, उनको प्रिविलेज्ड रखा गया है। तो अगर हम बात करते हैं फॉर एन एग्जांपल वाइफ और हस्बैंड की, तो वाइफ और हस्बैंड के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ देयर मैरिज, वो हमारे कानून के अंदर एज पर सेक्शन, अगर मैं लीगल प्रोविज़न की बात करूं, तो वो जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन बोथ द स्पाउसेस वो प्रोटेक्टेड होती है एज पर लॉ। एंड अगर लीगल प्रोविज़न की बात करूं तो सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक्स अबाउट दिस प्रिविलेज, राइट, जिसे कि मैरिटल प्रिविलेज भी कहा जाता है। ये प्रोविज़न बेसिकली क्या कहता है कि अगर वाइफ और हस्बैंड के बीच में कोई कम्युनिकेशन होती है ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज, कोई भी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन हो सकती है, तो ईदर ऑफ द स्पाउस विल नॉट बी अलाउड टू डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन बिफोर एनीबडी। आपका कहने का तो मतलब है अगर एक हस्बैंड कत्ल करके आता है और उसके बाद वाइफ को कहता है कि भैया मैंने फलाने बंदे का कत्ल कर दिया है, तो क्या वाइफ को कंपेल नहीं किया जा सकता ये सब बातें, क्योंकि आपके हस्बैंड ने आपको बताई थी उसको डिस्क्लोज करने के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एग्जांपल बताया कि अगर फॉर एन एग्जांपल हस्बैंड आकर कोई ऑफेंस जो है कन्फेस करता है वाइफ के सामने, और अगर इन फ्यूचर वाइफ को एज अ विटनेस बुलाया जाता है, तो वो जो उसकी टेस्टिमनी होगी कि माय हस्बैंड हैज कन्फेस्ड, मेरे सामने उन्होंने कन्फेशन किया, वो एडमिसिबल नहीं होगी। वो इनएडमिसिबल हो जाती है एज पर दिस प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। चलो सपोज इन केस आप लोगों ने कहा कि ड्यूरिंग मैरिज उसने कहा कि भी ऐसी ऐसी बात है, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली बाद उसका तलाक हो जाता है, तो तब भी क्या वो जो प्रिविलेज या जो कम्युनिकेशन जो प्रोटेक्शन है वो मेंटेन रहेगी। देखिए, इस केस को डील करने के लिए एक मैक्सिम हम क्योर कर सकते हैं, दैट इज वंस अ प्रिविलेज्ड ऑलवेज अ प्रिविलेज्ड। इसका मतलब ये होता है कि जब आपको एक बार प्रिविलेज दिया गया है कि जब ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ अ मैरिज आप लोगों ने कुछ चीज़ कम्युनिकेट की है, तो इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज वो तब भी एग्जिस्टेंस में रहेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि अब तो हमारा डाइवोर्स हो गया, तो जो बातें ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ मैरिज आप लोगों ने शेयर की थी वो आप डिस्क्लोज तब भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि वंस अ प्रिविलेज्ड ऑलवेज अ प्रिविलेज्ड। इस बाबत कोई किसी प्रकार का कुछ उदाहरण देकर हमारे व्यूअर को कुछ बताना चाहेंगे सपोर्ट ऑफ द कुछ जजमेंट के साथ। इसके बाबत एक जजमेंट है, दैट इज वर्गेस वर्सेस टीजे पोनेन जी। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें कि बोला गया था, इसमें अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो फैक्ट्स वाज लाइक दिस: हस्बैंड रोट अ लेटर टू हिज वाइफ ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ देयर मैरिज। उन्होंने उनको एक लेटर लिखा विच कंटेन्ड सम डिफेमेटरी इम्प्यूटेशन अगेंस्ट हिज फादर इन लॉ। तो आपका मतलब है कि हस्बैंड ने लेटर लिखा अपनी वाइफ को, लेकिन उन्होंने वो जो लेटर लिखा उसमें डिफेमेटरी जो लैंग्वेज थी उनके फादर के खिलाफ थी। जी, फादर, हस्बैंड वाइफ के खिलाफ नहीं, फादर इन लॉ के बारे में था। और वो वाइफ जो होती है वो नोइंगली लेटर को पास कर देती है टू अपने फादर के पास।
तो लेटर वो क्या करते हैं, एक डिफेमेशन का सूट फाइल कर देते हैं हस्बैंड के अगेंस्ट कि भाई इन्होंने डिफेमेटरी वर्ड्स बोले हैं। तो इसका जो मेन रेशियो डिसेंडाई था, जो ये मैंने केस लो आपके सामने डिस्कस किया है, वर्गेस वर्सेस टीजे पोनन, इसमें यही बोला गया था कि जो वो कम्युनिकेशन हुई थी वो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर मैरिज हुई थी। तो इसलिए ये जो आप सेक्शन की बात कर रहे हैं डिफेमेशन का, ये जो कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच में हुई वो सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज के दौरान हुई और उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। दैट वुड कम अंडर दिस मैरिटल प्रिविलेज और उसको प्रोटेक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस। तो इसका कहने का तो मतलब होगा अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ कोई चिट्ठी पता लगना या कोई ओरली बात भी करते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तो दैट इज आल्सो प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब? हाँ जी, दैट जो भी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ देयर मैरिज हो रही है वो प्रोटेक्टेड होती है। अब इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ये एब्सोल्यूट तरह की प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रोविजन देखेंगे, अगर हम सेक्शन को देखेंगे तो वहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं सर इसके। जी, क्या? जैसे अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं कि अगर वन पार्टी जो है, अगर एक स्पाउस अपनी कंसेंट दे देता है कि आप इस चीज को डिस्क्लोज कर सकते हैं, द पर्सन हु मेड एनी कम्युनिकेशन, अगर उन्होंने कुछ कम्युनिकेट किया है एंड ही हैज कन्फेस्ड, तो इसका मतलब है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी, जिसने अल्टीमेट ये कहा था वो उसकी कंसेंट के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एज पर द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर जो स्पाउस है वो अपनी कंसेंट दे देता है, जिसने वो स्टेटमेंट, द पर्सन हु मेड दैट कम्युनिकेशन, और जिसने वो चीज बोली है, देन दे कैन डिस्क्लोज दिस। क्या ये वेवियर ऑफ प्रिविलेज में आ जाता है, इसका मतलब है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू। ये जो एक्सेप्शंस है दैट इज आल्सो अमाउंटेड टू ए वेवियर ऑफ प्रिविलेज, वेवर ऑफ प्रिविलेज विद द कंसेंट ऑफ द स्पाउस, with the consent of the Okay, okay, spouse. okay, okay. And there is one more exception to this. इसके exception एक और है कि except in suits between the parties, कि जब wife और husband के against वो एक दूसरे के against ही कोई सूट फाइल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता तो है। तब भी इसका इस्तेमाल, तब भी हम नहीं बोल सकते कि वो कम्युनिकेशन प्रिविलेज्ड रहेगा। यानी इसका मतलब है कि हस्बैंड वाइफ के खिलाफ कोई मुकदमा डालता है तो वो जो आपस के अंदर कोई कम्युनिकेशन था, कोई उसका हस्बैंड या वाइफ दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन थर्ड पर्सन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जी, थर्ड पर्सन के खिलाफ नहीं किया जा सकता, और वो कम्युनिकेशन ऐसी है जो कि रिलेवेंट है। जब कोई मैटर होता है उस मैटर में वो रिलेवेंसी रखती है तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कोई जजमेंट इस बाबत है जो आपकी नज़र के अंदर, जो आप हमारे व्यूअर के लिए और इस कंसेप्ट को और अच्छे ढंग से क्लियर कर पाए? सर देखिए, एक और जजमेंट है जो काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है इस प्रिविलेज कम्युनिकेशन को लेकर, एंड दैट इज राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इस जजमेंट में यही कहा गया था कि जो ये कम्युनिकेशन है ये सिर्फ कम्युनिकेशन तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। कि जो भी बातें, जो भी कम्युनिकेशन शेयर हो रही हैं स्पाउसेस के बीच में, सिर्फ उसी को प्रोटेक्ट करेगा, ना कि उनके एक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल एक इलस्ट्रेशन के जरिए समझते हैं कि अगर हस्बैंड आता है, ठीक है, और वाइफ ये डिपोज करती है अपनी टेस्टिमनी में, वो ये बोलती हैं कि हाँ जी मैंने अपने हस्बैंड को एक वेपन छुपाते हुए देखा था, तो दैट इज नॉट अ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग जो अब उनकी मैरिज के बीच में, वो कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आएगा। वो उनके कंडक्ट को जाहिर करता है कि उन्होंने मेरी प्रेजेंस में इस तरह का व्यवहार किया, इस तरह का कंडक्ट किया। तो कंडक्ट और जो एक्ट करते हैं दैट विल नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन। इसके थोड़े से फैक्ट्स थोड़े से, अगर जो हम केस लो की बात करें, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें बेसिकली यही हुआ था कि जो हस्बैंड था उसके ऊपर एलिगेशन लगे थे मर्डर के, तो उसमें जो वाइफ होती है वो अपनी टेस्टिमनी में यही बात बोलती हैं कि जब मैं उठी तो मैंने अपने हस्बैंड को देखा कि वो उसी प्लेस से आ रहे हैं जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर वो मर्डर हुआ था। तो वो यही टेस्टिमनी देती है कि मैंने अपने हस्बैंड को देखा कि हाँ वो उसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पर वो जो घटना घटित हुई, और उन्होंने उस घटना के घटित होने से एक दिन पहले मुझे कहा था कि मैं तुझे ऑर्नामेंट्स ला कर दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ थेफ्ट का भी इशू था कि उन्होंने जो है अपने नेबर की डेथ करी और उनके ऑर्नामेंट्स को चुरा लिया, रोबेरी से रिलेटेड भी था। तो उसने ये टेस्टिमनी में बोला वाइफ ने कि हाँ जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तो था कि इस इंसिडेंट के एक दिन पहले कि मैं आपको अगले दिन ऑर्नामेंट्स ला के दूंगा। तो उसकी जितनी जो भी ये स्टेटमेंट उसने दी, तो उसको हम नहीं बोल सकते कि वो प्रिविलेज्ड है। इसका मतलब वो जो उसका कंडक्ट था बिफोर कमिटिंग एन ऑफेंस,
जी। उसने अल्टीमेटली एक इंडिकेशन दिया, शायद उसने यही तो कहा कि मैं आपको गहने दूंगा या मैं ऑर्नामेंट्स दूंगा जो है, हाँ जी। और कोई उसने बात नहीं की और जो है। कुछ नहीं उसने कहा, और उसने भी, और वो भी उनके साथ शेयर की नहीं किया ये बातें। वो बता रही थी कि मैंने अपने हस्बैंड तो इसका मतलब है कि जो कंडक्ट जो है इट कम्युनिकेशन के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं जी है। इसके अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है एज पर दिस जजमेंट। या कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है जी। लेकिन कंडक्ट प्रोटेक्टेड नहीं है। कंडक्ट प्रोटेक्टेड नहीं है, दैट में भी रिलेवेंट। किस सेक्शन के तहत एविडेंस एक्ट के? ये देखिए कंडक्ट जो है वो आपका सेक्शन 122 में तो प्रोटेक्टेड है नहीं। या। मैं वही बात कह रही हूँ कि कंडक्ट आपका रिलेवेंट हो सकता है, बट एडमिसिबल होगा नहीं होगा दैट इज अनदर थिंग। ओके। क्योंकि ये दोनों चीजें एविडेंस के अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले अब मैडम ये भी बता दीजिएगा जो कंडक्ट है वो एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन के अंदर है? सर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन Okay, एविडेंस well, एक्ट well, जो है well. वो एडमिसिबिलिटी की बात करता है, Okay. रिलेवेंसी की बात करता है कि कब और किस केसेस में जो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इसका मतलब तो कहो जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है दैट इज आपका प्रिविलेज के अंदर आएगी, डायरेक्ट प्रिविलेज जी। के। लेकिन अगर इनडायरेक्ट कोई कंडक्ट आता है दैट इज नॉट आप प्रिविलेज के अंदर नहीं आ पाएगा। दैट विल नॉट बी प्रिविलेज्ड अंडर दिस सेक्शन। ओके। कोई कंडक्ट प्रिविलेज नहीं होगा, कोई एक्ट प्रिविलेज। और कुछ कहना चाहेंगे इस सेक्शन के बारे में, कुछ बताना चाहेंगे व्यूअर्स को जो है? तो इस सेक्शन का अगर हम कंक्लूजन देखें तो वो कंक्लूजन यही निकल के आता है एंड में कि कोई भी कम्युनिकेशन जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो रही है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर मैरिज, अगर उन्होंने कोई भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं एक दूसरे के लिए तो वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हो जाते हैं इस सेक्शन के अंडर। लेकिन विद सम एक्सेप्शंस तो हम कह सकते हैं अल्टीमेटली हम इसको इसी तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो प्रिविलेज है ये एक एब्सोल्यूट प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि इस प्रोविज़न के अंदर कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस भी दी गई हैं। Okay. तो ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज नहीं है। तो ये कब अवेलेबल नहीं है? देखिए सर जैसे मैंने भी एक्सेप्शन बताया आपको, जैसे कि एक तो वेवर ऑफ ओके दिस प्रिविलेज हो गया कि जब पार्टी खुद से कंसेंट दे दे स्पाउस, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और आपका दूसरा इंसिडेंट हो सकता है कि जब किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। फॉर एग्जांपल वाइफ एंड हस्बैंड बात कर रहे थे और कोई थर्ड पर्सन जो है उसको ओवरहियर कर लेता है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आ जाती तो है। वो भी अल्टीमेटली प्रिविलेज के अंदर आएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो सिर्फ उन दोनों के बीच की बात नहीं रह गई, अब वो किसी थर्ड पार्टी ने भी ओवरहियर कर ली, तो थर्ड पार्टी की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तब भी इसको आप यूज नहीं कर सकते। नहीं, इसका मतलब आपका कहने का तो मतलब है हस्बैंड एंड वाइफ एक कमरे के अंदर बैठे हैं, आपस में बातचीत हो रही है, हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि मैं कहीं कत्ल करके आया हूँ, और बाहर कोई बंदा सुन रहा है इस चीज़ को, तो आप क्या समझते हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? जी, ये जो इलिस्ट्रेशन आपने दिया है जी। इसके अंदर अब वो बातें तो अपने आप से कर रहे थे, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन वाली बात आ जाती है। नहीं, इसका मतलब ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के अंदर ये चीज़ आ गई। जी आप एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के अंदर चीज़ आ गई, लेकिन क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ आपस में बातचीत कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन मिली हुई है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। वंदना जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को बताया है कि आपके व्यूअर का विद द हेल्प ऑफ द अथॉरिटीज़, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और आप लोगों ने फिर एक बार अपने आप को साबित किया कि नहीं, आप एक कॉम्पिटेंट ही नहीं हैं, आप लोग बहुत रिसर्च वर्क के साथ अपनी बात को रखती हैं, बड़े हिम्मत के साथ बात रखती हैं, और आपको कमांड है लॉ के ऊपर जो है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर।